इकोनॉमिक्स की इस क्लास में मैं आपको आज बतलाने वाला हूं रोडान के बड़े धक्के का सिद्धांत। यह रोडान के बड़े धक्के के सिद्धांत का वीडियो का पार्ट नंबर 2 है। पहले पार्ट में हमने आपको बताया था कि रोडान का बड़े धक्के का सिद्धांत क्या है और उसकी मान्यताएं क्या है, और इस भाग में हम जानेंगे कि बड़े धक्के के द्वारा किस प्रकार से जो अल्प विकसित देश हैं, जो गरीब देश हैं, वह निर्धनता के दुष्चक्र से बाहर निकल सकते हैं। इसके लिए योजना प्रस्तुत की गई है प्रोफेसर रोडान के द्वारा। तो उसने कहा कि जो अल्प विकसित देश हैं, उनको गरीबी से बाहर निकलना है, तो उन्हें बाहर निकलने के लिए छोटा धक्का नहीं देना पड़ेगा, उनको चाहिए बड़ा धक्का। तो बड़े धक्के का उसका अर्थ है कि यहां पर बड़ी मात्रा में पूंजी का निवेश करना पड़ेगा, बड़ी मात्रा में पूंजी लगानी पड़ेगी, तब जाके अल्प विकसित देश गरीबी के जंजाल से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन एक दिन में नहीं, इसको करने में लंबा समय लगेगा। तो बड़ी मात्रा में यदि निवेश करते हैं तो तब जाके हम क्या कर सकते हैं, किसी काम को पूरा कर सकते हैं। और यदि हमने छोटी छोटी मात्राओं में पैसा लगाया और योजनाएं पूर्ण नहीं हुई, तो फिर ये देश विकास नहीं कर सकते। तो उसने कहा कि न्यूनतम मात्रा से ज्यादा यहां पर पैसा खर्च करना पड़ेगा विभिन्न सुविधाओं के विकास पर, तब जाके ये देश क्या कर सकते हैं, उन्नति की मार्ग की ओर बढ़ सकते हैं। तो उसने क्या क्या तर्क दिए, क्या क्या सुझाव हैं उसके बड़े धक्के के अंतर्गत कि अल्प विकसित देश किस प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं। तो बात करते हैं, उसने अविभाज्यताओं की बात की है, इंडिविजिबिलिटी की उसने बात की। प्रोफेसर रोडान ने उसने बताया कि 4 प्रकार की अविभाज्यताएं होती हैं। पहली है उत्पादन फलन की अविभाज्यता, दूसरी बताया उसने मांग की अविभाज्यता, तीसरा है बचतों की पूर्ति की अविभाज्यता, और चौथा है मनोवैज्ञानिक अविभाज्यता। तो इस प्रकार से प्रोफेसर रोडान के द्वारा 4 प्रकार की अविभाज्यताओं का वर्णन किया गया है। अब एक एक कर समझते हैं कि ये अविभाज्यताएं क्या क्या है, मतलब इसका मीनिंग क्या क्या होता है। तो यहां पर लिखा हुआ पहला उत्पादन फलन की अविभाज्यताएं। तो उत्पादन फलन की अविभाज्यताओं से उसका अर्थ क्या है, क्या मीनिंग उसने निकाला। उसने कहा सामाजिक ऊपरी पूंजी की पूर्ति की अविभाज्यताएं। अब बात आती है कि सामाजिक ऊपरी पूंजी की पूर्ति की अविभाज्यता का अर्थ क्या हुआ, या ये सामाजिक ऊपरी पूंजी क्या है। तो इससे उसका जो मीनिंग है, उसका मीनिंग है कि ऊर्जा, यातायात, संचार, शिक्षा, जल आदि में भारी मात्रा में निवेश करना, भारी मात्रा में निवेश करना। इसका मीनिंग है कि जो अल्प विकसित देश हैं उन्हें क्या करना पड़ेगा, ऊर्जा के क्षेत्र में अर्थात पावर यदि उन्हें जनरेट करनी है, बिजली पैदा करनी है, तो बड़ी मात्रा में डैम बनाने पड़ेंगे और उसके लिए ज्यादा पैसा लगाना पड़ेगा। ओके, फिर सड़कों का विकास करना पड़ेगा, यातायात, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए सड़कों का बड़ा महत्व, सड़क नहीं तो जाएंगे कहां से भाई, तो इसलिए सड़कें बनानी है। संचार, जैसे आज हम क्या करते हैं, मोबाइल के माध्यम से एक दूसरे से सीधे बात करते हैं, जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। आज एक जगह से हम क्या कर रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, ऑनलाइन शॉपिंग चल रही है। तो उसने कहा संचार की व्यवस्था करनी पड़ेगी भाई, ठीक है, कनेक्टिविटी लानी पड़ेगी, तब जाके क्या होगा, देश का विकास होगा। उसके बाद कहा उसने शिक्षा, उसने एजुकेशन की बात की कि आपको एजुकेशन में पैसा लगाना पड़ेगा भाई, स्कूल खोलने पड़ेंगे, प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, ठीक है, उससे आगे आपको डिग्री कॉलेज, विश्वविद्यालय, जितने प्रकार के विद्यालय होते हैं इनकी स्थापना करनी पड़ेगी। आपको जल की व्यवस्था करनी पड़ेगी, जल में होता पानी, और जल ही तो जीवन है। आप बोल रहे हो जल की व्यवस्था करनी है, यार जल की व्यवस्था क्यों करनी है कि यदि आपको एग्रीकल्चर का या आपको कृषि का प्रोडक्शन बढ़ाना है फसलों का, तो जब बारिश नहीं होती है तो फसलें सूख जाती हैं, तो नहरें निकालनी है और लोगों तक भी पानी पहुंचाना है। तो इस प्रकार से उसने कहा सामाजिक ऊपरी पूंजी को आपको तैयार करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको ऊर्जा के क्षेत्र में, यातायात के क्षेत्र में, संचार के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, जल के क्षेत्र में भारी मात्रा में निवेश करना पड़ेगा, पैसा लगाना पड़ेगा। तो जब ये चीजें क्या होंगी, किसी देश में स्टैब्लिश्ड होंगी, स्थापित होंगी, तो ये क्या करेंगी, डायरेक्ट उत्पादन नहीं करेंगी। क्योंकि ऐसा है कि सड़क तो कोई उत्पादन नहीं करेगी, सड़क यदि बनाई जाती है तो सड़क में फसल थोड़ी होने वाली है। तो ये उत्पादन में प्रत्यक्ष रूप से सहयोग
नहीं करती हैं, बल्कि ये कैसे सहयोग करती हैं? अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष डायरेक्ट नहीं करती है, इनडायरेक्ट करती हैं। अब इनडायरेक्ट कैसे करती हैं? जैसे हमने शिक्षा की बात कर दी। जब व्यक्ति पढ़ेगा लिखेगा तो वही व्यक्ति क्या बनेगा आगे चलकर? शिक्षक बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, प्रबंधक बन सकता है, तो वहाँ वो हेल्प करेगा। सड़क कैसे सहायता करने वाली है? कि कहीं पे फैक्ट्री लगानी है, तो फैक्ट्री उस स्थान पे लगेगी भाई कि जहाँ पर आने और जाने की सुविधा होगी। तो आना और जाना यानी कि माल को, कच्चे माल को वहाँ लाना और तैयार माल को दूसरी जगह ले जाने के लिए क्या चाहिए? सड़क चाहिए। ओके? तो इस प्रकार से उसने कहा इन क्षेत्रों में भारी मात्रा में निवेश करना है। यदि आप थोड़ा-थोड़ा निवेश करेंगे, मतलब थोड़ा-थोड़ा मीनिंग है कि आपने एक डैम बनाने में अर्थात थोड़ा पैसा यहाँ लगा दिया, 2-4 सड़कें बनाने में यहाँ पैसा खर्च कर दिया, 2-4 टावर देश में खड़े कर दिए, 15-20 स्कूल खोल दिए। तो इस प्रकार थोड़ा-थोड़ा पैसा लगाओगे तो फिर विकास नहीं होने वाला इन चीज़ों का। इसलिए इनमें निवेश करना है भारी मात्रा में, यानी कि न्यूनतम मात्रा से थोड़ा ऊपर जाके इन पर पैसा खर्च करना है। ओके? अब ये पैसा कहाँ से आएगा? इसके लिए उसने कहा ये पूंजी जो बाह्य बचत के रूप में प्राप्त होगी। बाह्य बचतों की उसने बात की कि जब ऊर्जा, यातायात इत्यादि चीज़ें देश में बनेंगी, तो इससे क्या होगा? जो उद्योग धंधे डेवलप होने वाले हैं, तो इनका फ़ायदा उद्योग धंधों को मिलेगा, तो उनकी लागत घटेगी। वस्तु को बनाने की लागत घटेगी, तो वह उनकी बचत होगी। और दूसरा उसने कहा उत्पादन के बढ़ते प्रतिफल से, यानी कि उत्पादन बढ़ेगा फिर बिकेगा, तो इससे जो पैसा या इनकम बढ़ने वाली है, इससे क्या होगा? निवेश के लिए पैसा आने वाला है। ठीक जी? तो इस प्रकार से ये पहली होगी उत्पादन फलन की अविभाज्यता। दूसरा उसने बताया मांग की अविभाज्यताएं। अब मांग की अविभाज्यताओं से क्या मीनिंग है उसका? उसका मीनिंग है कि हमें अकेला उद्योग नहीं खोलना है कि लोहा इस्पात उद्योग खोल दिया, केवल लोहा ही लोहा। ठीक? ऐसा करने से हो सकता है कि लोहे की डिमांड गिर भी सकती है। एक नहीं, हमें अनेक उद्योग खोलने पड़ेंगे जो एक दूसरे के क्या हों? परस्पर सहायक हों, एक दूसरे की हेल्प करें। हेल्प कैसे करें? कि उसका माल ये खरीदे, इसके माल वह खरीदे, ऐसा करके करना है। तो मांग की अविभाज्यताओं से अर्थ है उसका परस्पर या पूरक उद्योगों की स्थापना एक साथ करना। एक साथ करना मतलब बहुत सारे उद्योग खोलने पड़ेंगे जो एक दूसरे से संबंधित हैं, जो एक दूसरे के माल को खरीदेंगे। तो इस प्रकार से बाजार में लगातार उनकी वस्तुओं की मांग रहेगी। ठीक है? जिससे मांग और पूर्ति में संतुलन बना रहे। जिससे मांग और पूर्ति में, यानी कि यदि पूर्ति की जाती है किसकी? जैसे हमने कहा लोहे की पूर्ति की जा रही है, लेकिन उसकी डिमांड ही नहीं है, तो लोहे की फैक्ट्री बंद हो जाएगी। ओके? तो यहाँ पर देखिए, इसको हम किस रूप से समझ सकते हैं? इसको हम किस रूप में समझ सकते हैं कि मांग बढ़ेगी, एरो ऊपर की ओर जब लगाए जाते हैं, इसका मतलब होता है बढ़ना, और यदि नीचे लगाया जाएगा उल्टा करके, ठीक है, ऐसा करके, तो इसका मीनिंग होता है घटना। तो यदि मांग बढ़ती है, तो स्वतः ही क्या होगी? पूर्ति बढ़ेगी, एरो लगा रखा है। तो जब मांग और पूर्ति बढ़ेगी, तो इससे क्या होगी? आय बढ़ेगी। यानी कि जब वस्तु की डिमांड हो रही है और जो पूर्तिदाता हैं, जो उद्योग हैं या उत्पादक हैं, वो पूर्ति करेंगे, वस्तु को बेचेंगे, ठीक है? तो बेचने से क्या होगा? आय बढ़ेगी भाई, सभी की बढ़ेगी। जो वहाँ जॉब भी कर रहे हैं, उनकी भी आय बढ़ेगी। तो जब आय बढ़ेगी, तो व्यक्ति बचत भी बढ़ेगी उसकी। मतलब उसका खर्चा कम होगा, बाकी वो पैसा बचा लेगा, बचत करेगा। तो बचत ही क्या करेगा? फिर वो निवेश करेगा। फिर वही पैसा कहाँ लगेगा? रोडों के विकास में लगेगा, संचार के विकास में लगेगा, उपभोक्ता पदार्थों के विकास में लगेगा। ठीक है? आप बैंक में जमा करते हैं, तो बैंक दूसरे को उधार देते हैं। इस प्रकार से बचत का निवेश हो जाएगा। तो ये प्रक्रिया यदि चलती है, तो क्या होगा? देश का विकास होगा आगे की तरफ। यहाँ पर उसने बताया कि माना कि कोई उदाहरण के द्वारा उसने बताया कि एक कोई जूता बनाने की फैक्ट्री है। जूता भाई, शूज़ की बात की, आजकल शूज़ बहुत महँगे हैं। तो जूता बनाने की फैक्ट्री है और उसमें 100 मज़दूर काम करते हैं। तो 100 मज़दूर यदि उनको काम पे लगाया जाता है, तो इसका मीनिंग है कि वह उसके बदले में पैसा प्राप्त करेंगे, उनको मज़दूरी मिलेगी और वह मज़दूरी जो उनको मिली 100 लोगों को, तो वह यदि उसको उस पर खर्च कर देता था, जूतों को खरीद लेते हैं, तब तो बहुत अच्छी बात है, डिमांड बनी रहेगी। लेकिन वो कहता है कि वह मज़दूर 100 लोग जिन्होंने जूते बनाए और उनको वहाँ से जो पैसा मिला, उन्होंने जूते खरीदने में पैसा बिल्कुल खर्च नहीं किया। और दूसरे जो अन्य जो बाहर के लोग थे, उन्होंने भी जूता नहीं खरीदा।
तो ऐसे में क्या होगा, जूते की फैक्ट्री बंद हो जाएगी। ठीक है, अकेला उद्योग की बात की उसने। तो इसलिए बात आती है कि परस्पर उद्योग की स्थापना करनी है, जिससे कि डिमांड एक दूसरे के पदार्थों की बनी रहे। इसको हम एक सिंपल उदाहरण के द्वारा समझते हैं। कार का नाम आपने सुना ही होगा। आप भी दिलचस्पी रखते हैं कि हमारे पास भी कार होनी चाहिए, आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो, यदि कार बनानी है तो इसके लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। देखो भाई, कार बनेगी तो लोहे की बनेगी, अर्थात लोहा भी चाहिए। उसके लिए टायर बनाने चाहिए तो रबड़ की जरूरत पड़ेगी। शीशा भी देखा होगा हमने, कारों में शीशे लगे हैं, शीशे की भी जरूरत पड़ेगी। इंजन की भी जरूरत पड़ेगी। वायर लगी रहती है, तार की जरूरत पड़ेगी। गद्दियां लगी रहती है, इसकी जरूरत पड़ेगी चलाने के लिए, अर्थात पेट्रोल भी चाहिए। इसके लिए रंग की भी जरूरत पड़ेगी। अब देखिए, केवल एक कार की फैक्ट्री लगाने से इतनी चीजों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो कार फैक्ट्री को इतने लोगों के द्वारा या इतनी फैक्ट्रियों के द्वारा माल उपलब्ध कराया जाएगा। तो इस प्रकार से कार वाला क्या कर रहा है, यहां से लोहा खरीदेगा, टायर भी खरीदेगा, शीशा भी खरीदेगा, इंजन भी खरीदेगा, तार भी खरीदेगा, ठीक है, गद्दी भी खरीदेगा, पेट्रोल भी खरीदेगा, रंग भी खरीदेगा। ओके, तो इस प्रकार से ये एक दूसरे पर निर्भर हो गए, तो ये परस्पर एक दूसरे की सहायता करते हैं। ओके, तो जब पेट्रोल की बात की तो जगह जगह पेट्रोल पंप भी खुलेंगे, खुलेंगे कि नहीं खुलेंगे, नहीं तो गाड़ी कहां से चलेगी। तो इस प्रकार से एक कार को चलाने के लिए इतनी फैक्ट्रियों की जरूरत पड़ेगी भैया, तो इतनी सबको खोलना पड़ेगा। ओके, और यदि इनमें से लोहा ही लोहा बना और बाकी का नहीं हुआ तो कार उद्योग विकास नहीं करेगा, कारों का उत्पादन कहां से होगा। तो इस प्रकार से इनकी निर्भरता बनेगी एक दूसरे पर। ठीक है, कि लोहा वाले को पता है कि कार वाले को चाहिए लोहा, तो ये लोहा बनाएगा। ओके जी, ये लोहा देगा, इससे पैसा यहाँ जाएगा। रबड़ वाला जो टायर बनाएगा, ठीक है, वो इधर टायर देगा कार वाले को, उसको पैसा जाएगा। तो इस प्रकार से क्या होता है, अदला बदली होती रहती है। तो बाजार में उसकी वस्तु के अर्थात टायर वाले की भी डिमांड बनी रहेगी। ओके, इधर रंग की भी क्या बनी रहेगी, डिमांड बनी रहेगी। तो ये है एक दूसरे पर निर्भर उद्योग जो एक दूसरे की सहायता करते हैं, लगातार डिमांड बनी रहेगी। तो इससे क्या होगा कि आय क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी, और आय बढ़ेगी तो बचत बढ़ेगी, बचत बढ़ेगी तो निवेश बढ़ेगी। तो समझ गए बात को कि आप परस्पर या पूरक उद्योग होते क्या है। क्योंकि जैसे हम हैं तो कोई भी व्यक्ति है अपनी सारी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है, कर सकता है भाई। मैं ही कमीज बनाने वाला, मैं ही चश्मा बनाने वाला, मैं ही बाल बनाने वाला, ठीक है, मैं ही चौक बनाने वाला, मैं ही माइक बनाने वाला, मैं ही पैंट बनाने वाला, मैं ही गेहूं उगाने वाला, मैं ही लाइट बनाने वाला, मैं ही बिस्तर बनाने वाला, मैं ही कार बनाने वाला, यानी कि सब चीज मैं ही बना सकता हूँ। आत्मनिर्भर हो जाए, संभव नहीं है ना। तो इसलिए क्या होता है, एक व्यक्ति विभिन्न लोगों से वस्तुओं को खरीदता है, अपने आप में कोई भी निर्भर नहीं होता है। ऐसे ही कोई भी देश सभी वस्तुओं के उत्पादन में क्या होता है, आत्मनिर्भर नहीं होता है, इसलिए उसे बाहर से वस्तुओं को खरीदना पड़ता है। ओके, तो ये मांग की अविभाज्यता हो गई है, लिखा हुआ है पूरा का पूरा, आप ध्यानपूर्वक सुनिए भी। ठीक है, सुनने के बाद लिखना भी है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके बाद इसको पढ़ना है, लिखना है, फिर क्या करना है, इसको लिखना है, पढ़ना है, याद करना है, तब जाकर रोडान के बड़े धक्के का सिद्धांत हमारी समझ में आएगा, केवल सुनने से नहीं आएगा। तीसरी जो उसने अविभाज्यता की बात की, बचतों की पूर्ति में अविभाज्यता, यानी कि जो अल्प विकसित देश हैं, यहाँ पर बचत क्या होती है, बहुत कम होती है। अरे क्यों होती है भाई, पहले बता चुके हैं। ये सिद्धांत जो है गरीब देशों के लिए। अरे गरीब देशों में जब लोग गरीबी हैं, उनके पास आय इतनी कम है कि वह अपने भोजन की व्यवस्था नहीं कर पा रहे, कपड़े की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं, मकान की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, और उनसे हम आशा कर रहे हैं कि बचत करेंगे। तो यहाँ पर है कि निर्धन देशों में आय का स्तर निम्न होता है, जैसे मैंने बताया। ठीक है, आय बहुत कम होती है, लोग बेरोजगार रहते हैं, जिससे बचत और निवेश स्तर भी क्या होता है, निम्न होता है, बहुत कम होता है। कुछ ही लोग बचत कर पाते हैं, और फिर निवेश भी क्या होगा, कम होगा, और जितना निवेश चाहिए, जितना पैसा चाहिए विकास करने के लिए, उतना पैसा नहीं आता है। ये बात कर रहा हो, ठीक है। जबकि निवेश के लिए बचत का स्तर उच्च होना बहुत जरूरी है। यदि निवेश करना है तो बचत चाहिए, क्योंकि बचत का पैसा है तो क्या करेंगे, निवेश करेंगे। ओके जी, और माना बात हमारे पास बचत कितनी है, 100 रुपया है, और हम चले मकान बनाने के लिए कि मकान बनाना है 100 रुपये में।
तो 100 रुपए में तो प्लास्टिक भी नहीं आ रहा भाई, ठीक है? प्लास्टिक की पन्नी भी नहीं आएगी कि जो कि एक झोपड़ा तैयार कर सके। ओके? तो इसलिए क्या है, उसने कहा सरकार को आय बढ़ाने पर जोर देना चाहिए, क्योंकि गरीब देश है। अभी यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर काम नहीं करेगा, यहाँ पर सरकार को ही खुद काम करना पड़ेगा, मतलब भारी मात्रा में पैसा क्या करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। ठीक है? तो सरकार को आय बढ़ाने पर जोर देना चाहिए। आगे बोलता हो, इसी में बचतों में औसत बचत और सीमांत बचत दर, दो दर की उसने बात की है। एक होती है औसत बचत दर और एक होती है सीमांत बचत दर। तो उसने कहा कि जो औसत बचत दर है वह क्या होनी चाहिए, वो तो कम है, कोई बात नहीं है, लेकिन सीमांत बचत दर ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि बचत की जो दर है, ठीक है, औसत बचत दर की बात कर रहे हैं तो भाग देके निकालना पड़ता है। तो भाग में ऐसे व्यक्ति भी आते हैं जिनकी इनकम कम होती है, ठीक है, जैसे अंबानी की इनकम भी जोड़ दी भारत में, ठीक है, और एक मेरी इनकम भी जोड़ दी, ठीक है। एक ऐसा आदमी भी जोड़ दिया कि जिसकी कोई इनकम ही नहीं है, सारी जनसंख्या का भाग दे दिया राष्ट्रीय आय में, वो निकल गया औसत, ठीक, और बोल दिया इतना इतना सबके पल्ले में गया, लेकिन पता चला कि वहां तो अंबानी की आय भी जुड़ी हुई है, तो अंबानी की आय मेरे मेरे खाते में थोड़ी आने वाली है, औसत आय। तो उसने कहा औसत बचत दर क्या होनी चाहिए, सीमांत बचत दर से अधिक होनी चाहिए। मतलब औसत बचत दर कम हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सीमांत बचत दर ज्यादा होगी, तो जब बचत दर ज्यादा होगी तो निवेश के लिए ज्यादा पैसा आएगा, रोडों को बनाने के, सड़कों को बनाने के लिए, बंदरगाह, हवाई अड्डे, तमाम चीजें हैं जो उनको बनाने के लिए ज्यादा पैसा आएगा। इससे क्या होगा, निर्धनता के दुष्चक्र से बाहर निकलने का यह एक सुखद मार्ग है। उसने क्या कहा, जो यहाँ पे बताया जा रहा है, बचतों की पूर्ति में अविभाज्यता। यदि सरकार क्या करती है, आय को बढ़ाने का काम करती है, रोजगार के अवसर पैदा करती है देश के अंदर, तो इससे क्या होगा, लोगों की आय बढ़ेगी, तो इससे देश जो है, जो लोग रह रहे हैं वो क्या होंगे, निर्धनता से बाहर निकलेंगे और उसके बाद देश तरक्की की ओर आगे बढ़ने लग जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से ये तीसरी बात उसने की अविभाज्यता की। चौथी और अंतिम है मनोवैज्ञानिक अविभाज्यता। मनोवैज्ञानिक, मन की बात कर रहा हो, तो जब भी कोई निवेशक होता है, पैसा लगाना चाहता है, अब यहां पर आ जाता है, जब सरकार ने आप क्या कर दिया, ऊर्जा, यातायात, संचार सुविधाएं देश में स्थापित कर दी, जो निवेशक है, जो पैसा लगाना चाहता है, जिसका पैसा है खुद का, वो लाभ कमाना चाहता है, वह लाभ कमाना चाहता है, तो वो खुद क्या करेगा, तब निवेश करेगा। जब उसको लगेगा क्या, कि वो दिमाग से सोचेगा हाँ इस देश में ये सारी सुविधाएं हैं भैया, टैक्स भी कमी है, यहाँ पर शांति व्यवस्था भी है, ऐसा नहीं कि चोरी की बात हो गई, ऐसा थोड़ी कि जैसे अभी रसिया और यूक्रेन के बीच लड़ाई चल रही है और कोई कहे नहीं हम यूक्रेन में अभी इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है, कोई देश कहेगा हम यहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे, कंपनी कहेंगे, तो पागल ही होगी ना। तो वहाँ तो बम और गोलों की बरसात हो रही है, तोड़ा जा रहा है, तो वहाँ निवेश करना चाहेगा कोई, निवेश वहीं पर करता है व्यक्ति। दुकान कहाँ पर खोलता है, कि जहाँ पर उसे लगे माल भी बिके, साथ में ये भी रहे कि चोरी का डर ना हो, टैक्स भी कम पड़े, मतलब सारी सुविधाएं उसको वहां पर चाहिए, रोड चाहिए वहां पर, उसको बिजली चाहिए, पानी चाहिए, सारी चीजें वहां पर होनी चाहिए, तभी जाके वो क्या करता है कि वहां पर कुछ अपना धंधा शुरू कर सकता है। तो मनोवैज्ञानिक अविभाज्यता क्या है, निवेश हेतु देश में उपयुक्त वातावरण तैयार करना, कि निवेश हेतु देश में उपयुक्त वातावरण तैयार करना। तो तैयार करने में हम बता ही रहे हैं आपको, ये चीजें देश में क्या करनी है, इनको बनाना है भाई, इनको बनाना है। तो उसके बाद क्या होगा कि जो प्राइवेट सेक्टर है, जो निजी लोग हैं, उनको प्रेरणा मिलेगी, ठीक है, कि हाँ भैया अब तो देश में सब कुछ ठीक चल रहा है, वहां पे दुकान खोलूंगा, वहां पे इंडस्ट्री खोलूंगा तो फायदा होने वाला है, फायदा होने वाला है, तो खुद का पैसा भी लगाएगा। ठीक, तो पहले सरकार करती है काम, उसके बाद क्या करता है, प्राइवेट सेक्टर काम करता है। जैसे भारत में भी देख रहे हैं हम कि जो सड़कें पहले सरकार बना रही थी, लेकिन वर्तमान में क्या है, सरकार के पास पैसा नहीं है, और वर्तमान में सरकार के पास पैसा नहीं है, तो सड़क कौन बना रहा है, उन्होंने प्राइवेट कंपनी को दे दिया सरकार ने कि आप सड़क बनाइए, ठीक है, हमारे पैसा नहीं है। उसके बाद आप टोल प्लाजा पर टैक्स वसूल लीजिए, जो गाड़ी आई उससे आप टैक्स लीजिए, ठीक है, टोल प्लाजा पर पैसा लेते जाइए, और जिस दिन आप क्या कर देंगे, लाभ प्राप्त कर लेंगे, उस दिन सड़क हमें दे देना। तो देखिए, तो सड़क किसी कंपनी ने क्यों बनाई, वो इसलिए बना रही है, उसको पता है कि इससे इंडिया में फायदा होने वाला है, शांति का माहौल है, सुरक्षा का माहौल, अच्छा वातावरण है, फायदा होगा हमारा, ठीक है, तभी तो पैसा लगा रहे हैं।
और यदि उनको पता रहता कि हम पैसा लगाएंगे और वसूली नहीं कर पाएंगे टोल टैक्स के द्वारा, तो तब फिर वो सड़क नहीं बनाएंगे। तो मनोवैज्ञानिक जो अविभाज्यता है, इसमें क्या है, निवेश हेतु देश में उपयुक्त वातावरण तैयार करना, शांति सुरक्षा की व्यवस्था करना, और बाकी ये चीजें हमने आपको बता दी हैं। ओके, तो ये 4 प्रकार की जो अविभाज्यताएं हैं, यदि इनका विकास देश में किया जाता है, तो जो निर्धन देश हैं, जो गरीब देश हैं, अल्प विकसित देश है, जैसे भारत हो गया, ठीक है, पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, अफ्रीका के देश हो गए, इधर एशिया महाद्वीप के बहुत सारे देश हैं, लैटिन अमेरिका के बहुत सारे देश हैं, तो क्या कर सकते हैं, वो अपना विकास कर सकते हैं, बड़ी छलांग लगा सकते हैं कंगारू की तरह। ठीक है, ऐसा छलांग नहीं है कि छोटी सी छलांग किसकी, खरगोश की तरह चुक 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 करके, ठीक है, तब तो लंबा मार्ग तय नहीं किया जा सकता है, बड़ी छलांग चाहिए कंगारू की तरह, ए मारा वहां से, ठीक है, तो तब जाके हम क्या कर सकते हैं, कम समय में अधिक दूरी को प्राप्त कर सकते हैं। कंगारू क्या कर सकते हैं, बड़ी छलांग मारता है, जल्दी जाएगा ना दूर, और एक हमने उसके बगल में खरगोश को छोड़ दिया, तो वो तो लगा रहेगा रास्ता, ठीक है, तो वो कम निवेश है, खरगोश एक वो कम निवेश, और जिसकी छलांग ज्यादा है, जिसको हम कंगारू कह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया वाले को, ठीक है, तो वो बड़ा निवेश हुआ, ठीक है, तो बड़ा निवेश क्या करेगा, देश को और तेजी से आगे की ओर ले जाने का काम करेगा। अब इसके बाद आती है बात, उसने इसके बाद 3 संतुलन की बात की उसने, ये तो बात कर ही दी है, अब उसने 3 संतुलन की बात की। एक कहा उसने क्षैतिज संतुलन, हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम। अब ये हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम किसमें होना चाहिए, उसने कहा विभिन्न उपभोक्ता वस्तु उद्योगों में संतुलन। जो उपभोक्ता वस्तु उद्योग है, उपभोक्ता वस्तु उद्योग कौन है भाई, आप सोच रहे हैं उपभोक्ता, अरे बिस्कुट की फैक्ट्री है ना, उपभोक्ता वस्तु है, कमीज की फैक्ट्री है, उपभोक्ता वस्तु है, ठीक है, आप क्या खा रहे हैं बाजार से, क्या ले रहे हैं आप बाजार से, वो सारा उपभोक्ता वस्तु उद्योग के अंतर्गत आते हैं, आप उनकी लिस्ट बनाइए, ठीक है, तो उनमें क्या होना, विभिन्न उपभोक्ता वस्तु उद्योग में संतुलन होना चाहिए, कमी नहीं होनी चाहिए उपभोक्ता वस्तुओं की मार्केट में, ठीक है, तो उनके बीच यदि संतुलन स्थापित होता है, तो उसे कहा उसने क्षैतिज संतुलन, हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम। दूसरे संतुलन की बात की उसने लंबवत संतुलन। अब ये लंबवत संतुलन से उसका मीनिंग क्या है, पूंजी उद्योग, पूंजी उद्योग कौन है, जिनमें बड़ी मात्रा में पूंजी की जरूरत पड़ती है, माना सीमेंट का कारखाना खोलना है, तो उसके लिए छोटी मोटी राशि की जरूरत नहीं चाहिए, बड़ी पूंजी की जरूरत पड़ती है। यदि वाहन उद्योग खोलना है, तो इसके लिए भी गाड़ी बनाने के लिए बड़े पैसे की जरूरत पड़ती है, ठीक है जी, तो पूंजी उद्योग हो गया। फिर मध्यम किस्म के उद्योग होते हैं कि जिनके लिए कम पैसे की जरूरत पड़ती है, इस प्रकार का उद्योग हो गया। यहाँ पर फिर उसने कह दिया उपभोक्ता वस्तु उद्योग, इनमें इनके प्रोडक्शन में, उत्पादन में जो जो संतुलन होना चाहिए, उसको नाम दिया उसने लंबवत संतुलन, यानी कि वर्टिकल इक्विलिब्रियम। और अंतिम तीसरा उसका जो संतुलन है, वह संतुलन है सामान्य संतुलन, जनरल इक्विलिब्रियम। अब यह जनरल इक्विलिब्रियम क्या है, उसने कहा पूंजी उद्योग, उपभोक्ता वस्तु उद्योग और सामाजिक ऊपरी पूंजी सुविधाओं में जो संतुलन स्थापित होगा। सामाजिक ऊपरी सुविधाएं यहां पे बता दी हमने आपको, ऊर्जा, यातायात, संचार, शिक्षा, जल, ठीक है। पूंजी उद्योग की मैं बात कर चुका हूं कि जिसमें बड़ा पैसा लगता है, ओके। उपभोक्ता वस्तु अर्थात उसने इसमें सभी चीजों को शामिल कर दिया, किसमें, सामान्य संतुलन में। तो इनके उत्पादन में भी क्या होना चाहिए, संतुलन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक का कम और एक का ज्यादा हो गया, तो फिर ये क्या करता है, गड़बड़ कर देगा। कैसे गड़बड़ कर देगा भाई, ठीक है। अब जैसे हमारा शरीर है और सब हम फंक्शन अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हाथ क्या हो गया है, खराब हो गया, तो फिर क्या होगा, काम नहीं होगा। अब इसी हाथ से काम करते हैं, ठीक है, अब इसमें दर्द हो रहा है, तो कितना ही परफेक्ट आदमी है, ठीक है, तो काम नहीं करेगा। तो फिर बॉडी के अन्य पार्ट क्या कर देंगे, बहुत अच्छे हैं, तो क्या काम करेंगे, वो चुपचाप बैठे रहना पड़ेगा। तो ऐसे होता है अर्थव्यवस्था में भी, सभी को काम करना पड़ेगा, सभी का प्रोडक्शन का लेवल इतना जरूर होना चाहिए कि डिमांड एंड सप्लाई बराबर हो जानी चाहिए। तो कुल मिलाकर प्रोफेसर रोडान का बड़े धक्के का सिद्धांत क्या कहता है, वह ये कहता है कि जो अल्प विकसित देश हैं, जो गरीब देश हैं, यदि उन्हें गरीबी के दुष्चक्र से बाहर निकलना है, अर्थात गरीबी को देश में समाप्त करना है, तो इसके लिए न्यूनतम मात्रा से उच्च मात्रा में निवेश करना पड़ेगा, अर्थात बड़ी मात्रा में पैसा खर्च करना पड़ेगा। कहाँ कहाँ खर्च करना पड़ेगा,
इसकी बात हम यहाँ कर चुके हैं। जितनी चीज़ों की बात हमने की, यहाँ बड़ी मात्रा में यदि पैसा लगाया जाता है, तो निश्चित ये देश क्या करेंगे, तरक्की के मार्ग पर या सतत विकास के मार्ग पर आगे जाएँगे। छोटे-छोटे निवेश के द्वारा, कम-कम मात्रा में निवेश के द्वारा ये देश विकास नहीं कर सकते हैं। कम-कम पैसा लगा के विकास नहीं कर सकते हैं। यदि इनको विकास करना है, तो बड़ी छलांग की ज़रूरत है इनको। ठीक है? बड़ी मात्रा में पैसे की ज़रूरत है, तो सरकार को पैसा लगाना पड़ेगा। न्यूनतम मात्रा से ज़्यादा। अब न्यूनतम मात्रा से ज़्यादा का क्या अर्थ होता है भाई? ठीक है? माना कि कहीं पर ज़रूरत पड़ रही है ₹80 की। ज़रूरत है ₹80 की, निवेश कम से कम करना है तभी काम कंप्लीट होगा और आपने वहाँ पर खर्च कर दिया केवल ₹40। लो जी। ₹80 में क्या होना था? प्रोजेक्ट पूरा होना था। आपने क्या कर दिया? ₹40 ही खर्च किए, तो काम क्या होगा? अधूरा छूट जाएगा। क्या होगा काम? अधूरा छूट जाएगा। तो अधूरा काम किसी भी प्रकार का नहीं होगा, किसी भी प्रकार का उत्पादन नहीं करेगा, बल्कि उस पर जो ₹40 खर्च हुए हैं, वो बर्बाद समझिए, वो खत्म हो गए। वो जिस चीज़ पे खर्च किए, वो काम पूरा ही नहीं हुआ, तो बीच में क्या हो जाएगा? खराब होता चला जाएगा। तो इस प्रकार से पूरा पैसा खर्च करना है। ओके? तो ये है बड़े धक्के का सिद्धांत, जो कि दिया है प्रोफेसर रोडान ने, और यह सिद्धांत उसने कब दिया था? ये दिया था उसने 1943 में, 1943 में उसने यह सिद्धांत दिया था, जबकि हमारा देश क्या था? गुलाम था। हमारे देश में अंग्रेज शासन कर रहे थे, हमारे पास तो कुछ भी नहीं था। तो इस प्रकार से ये हो गया प्रोफेसर रोडान का बड़े धक्के का सिद्धांत। और ये सिद्धांत जैसे मैं पहले आपको बताया, आपको जो सिद्धांत है उसको समझना भी है, ठीक है जी, उसको लिखना भी है, उसको पढ़ना भी है और उसको याद भी करना है। तब जाके हम क्या कर सकते हैं कि इस धक्के के सिद्धांत को समझ सकते हैं। तो हमें भी पढ़ने में बड़ा धक्का लगाने की ज़रूरत है भाई। बड़ा धक्का चाहिए हमें। यदि हम छोटा-छोटा धक्का लगाते रहे, थोड़ा-थोड़ा पढ़ता रहेंगे, या पढ़ते रहेंगे, तो फिर हम अच्छे नंबर नहीं ला सकते हैं। ठीक है? कॉम्पिटिशन हम पास नहीं कर सकते हैं।